हेलो दोस्तों। सारा दिन गोलगप्पे बेचकर कितना कमा लेते हो? एक बड़ी गाड़ी में बैठी एक अमीर महिला ने मुझसे पूछा। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, रुपए 4,500 500 बन जाते हैं। यह सुनकर उसने अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेरी ओर फेंकते हुए कहा, दिन रात नोटों में खेलोगे, लेकिन बस मेरा एक काम करना होगा। बोलो, सौदा मंजूर है? मैं हैरान परेशान उसकी ओर देखने लगा। उसी समय उसकी गाड़ी से एक 4-5 साल की बच्ची उतरी और पापा पापा कहकर मुझसे लिपट गई। मेरा नाम हरस है और मैं उन पहाड़ियों से आता हूँ जहाँ ना सड़कें हैं, ना बिजली की रोशनी। वहाँ रात का अंधेरा इंसान के भीतर तक उतर जाता है। गरीबी इतनी है कि बच्चे अपने बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं। वहाँ माँओं के पास अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता और पिता सारी मेहनत के बाद भी खाली हाथ घर लौटते हैं। मेरी जिंदगी भी इन्हीं अंधेरों में पली बड़ी थी। मेरे माँ बाप ने कभी सपने नहीं देखे क्योंकि उन्हें लगता था कि सपने देखने वाले लोग भूखे ही रहते हैं। उनके लिए सपने बस वही थे जो भूख से भरी नींद में दिखाई देते थे। मेरे भाई बहन भी उसी तरह पले बड़े, जैसे जंगल में कोई पौधा बारिश के भरोसे उगता है। मैं उन्हीं के बीच बड़ा हुआ और सोचा कि कुछ कर दिखाऊं, कुछ ऐसा जिससे माता पिता का चेहरा रोशन हो जाए, बहनों के हाथ पीले हो सके और भाइयों का समाज में इज्जत मिल सके। और फिर वह दिन आया जब मैंने पहाड़ छोड़ दिया और शहर आ गया। मेरे पास ना कोई डिग्री थी, ना किसी की सिफारिश, सिर्फ एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ कमा लूंगा ताकि घर वालों की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। शहर में सबसे पहला काम जो मुझे मिला था वो गोलगप्पे बेचना था। शुरू शुरू में मेरा मन नहीं माना, लेकिन माँ के चेहरे की झुर्रियां, पिता की खामोश नजरें, बहनों के पुराने कपड़े और भाइयों के नंगे पैर याद आ गई। तब दिल ने कहा, हरस, अब पीछे मत हटना, अब हाथों को मेहनत का रंग देना होगा। फिर क्या था, मैंने एक ठेला खरीदा, उस पर कुछ बर्तन और कुछ गोलगप्पे का सामान रखा और शहर के एक व्यस्त चौराहे पर जाकर बैठ गया। शुरुआत में लोग हैरानी से मुझे देखते और कहते, तुम तो गोलगप्पे बेचने वाले नहीं लगते, किसी पढ़े लिखे इंसान जैसे दिखते हो। मैं हंसकर कहता, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। कोई भी खुशी खुशी गोलगप्पे नहीं बेचता, हर किसी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। मेरी भी थी। दिन भर धूप में खड़े होकर जब गोलगप्पे के जूठे बर्तन धो धोकर चेहरा झुलस जाता और पसीने से कपड़े भीग जाते तो मन करता सब छोड़कर वापस पहाड़ों में लौट जाऊं, लेकिन फिर माता पिता की याद आ जाती। अक्सर वह बच्चे भी गोलगप्पे खाने आते जिनके पास गोलगप्पे खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कभी उनके हाथ में कोई फटा पुराना नोट होता जिसे बाकी दुकानों ने लेने से मना कर दिया होता, तो वह हंसते हुए मेरे पास आकर कहते, चाचा गोलगप्पे खवा दो। यह लो पैसे, और मैं चुपचाप उन्हें गोलगप्पे खवा देता, उनसे कुछ नहीं कहता और ना ही वह नोट लौटाता, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार था। शायद इसलिए कि मेरे अपने भाई बहन भी छोटे थे और मैं हर बच्चे में उन्हें देखता था। जब शाम को ठेला समेटता तो एक दो बच्चे हुए गोलगप्पे खुद नहीं खाता, बल्कि किसी बच्चे को खवा देता जो सड़क किनारे खड़ा होता या कूड़े में कुछ ढूंढ रहा होता। शहर का नियम बहुत सख्त था, हर चीज का किराया देना पड़ता था, हर रोज कुछ ना कुछ खर्चा निकल ही आता था। ईंधन के पैसे अलग, गोलगप्पे खरीदने के लिए अलग। कभी कभी नुकसान भी हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ को हर महीने थोड़े बहुत पैसे भेज देता था और खुद कभी किसी भंडारे से खाना खा लेता था, तो कभी फुटपाथ पर भूखा ही सो जाता था। लेकिन मुझे शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे भीतर उम्मीद जिंदा थी और मैं सोचता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। बस यह नहीं बताता कि वह दिन कब आएगा या आएगा भी या नहीं। शायद यही सवाल मेरे साथ हर समय रहता था। मैं अक्सर सपना देखता था कि एक दिन मेरा भी घर होगा, एक दिन मेरी भी इज्जत होगी, एक दिन मैं अपनी माँ को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाऊंगा, बहनों के लिए नए कपड़े लाऊंगा और भाइयों के लिए स्कूल बैग खरीदूंगा। लेकिन अभी तो उन सपनों को पूरा करने के लिए बस एक छोटा सा ठेला था और एक थका हारा
मैं हरस, जो दिन भर लोगों की बातें सुनता था और फिर भी चुपचाप मुस्कुराता रहता था। पर कुछ दिनों से एक अजीब बात होने लगी थी। जहां मैं ठेला लगाता था, वहीं सड़क के पार एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती थी। उसके शीशे काले थे, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि उस गाड़ी के अंदर से कोई मुझे लगातार घूर रहा है। मैं जैसे ही ठेला लगाता, वह गाड़ी आ जाती और खड़ी हो जाती। शुरू में तो मुझे लगा यह संयोग है, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो मन में बेचैन रहने लगा। बार बार मेरी नजर उस गाड़ी की ओर जाती और दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता, जैसे कोई बहुत करीब से मुझे देख रहा हो। मैंने कई बार सोचा कहीं कोई दुश्मन तो नहीं, कोई पुलिस वाला तो नहीं, या कोई जान पहचान वाला तो नहीं। लेकिन इस शहर में मेरा कोई नहीं था जो मुझे पहचानता हो। फिर सोचा शायद कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बार गाड़ी आती खड़ी होती और रात ढलने के बाद चुपचाप बिना कोई इशारा किए, बिना कोई दरवाजा खोले वहां से चली जाती। पीछे बस सन्नाटा रह जाता और दिल में हजार सवाल जिनके जवाब कहीं नहीं थे। एक दिन की बात है, सूरज भी अभी पूरी तरह नहीं डूबा था और पार्क के बाहर मेरे ठेले के पास बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थी। तभी मेरी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी, जिसकी उम्र 4-5 साल से ज्यादा नहीं होगी। वह गुलाबी फ्रॉक पहने थी, उसके बालों में नीले रंग के रिबन बंधे थे जो हवा में लहरा रहे थे। मुझे लगा वह किसी के साथ पार्क में खेलने आई होगी, क्योंकि शाम के समय माएँ अक्सर बच्चों को लेकर आती थी। लेकिन वह लड़की पार्क के अंदर जाने के बजाय सड़क के किनारे पत्थरों से खेल रही थी, जैसे उसे अंदाजा ही नहीं था कि बाहर कितना खतरा है। मैं अपने गोलगप्पे खवाने में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी नजरें बार बार उसी लड़की की ओर जा रही थी। एक पल के लिए मैंने नजरें हटाई और जैसे ही फिर ऊपर देखा तो दूर से एक गाड़ी बहुत तेजी से उसी दिशा में आ रही थी और वह बच्ची सड़क पर झुकी हुई थी, शायद कुछ उठाने के लिए। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। मैं सब कुछ छोड़कर हवा की तरह दौड़ा और उस बच्ची को अपनी बाहों में लेकर सड़क से दूर किया। गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर एक पल भी देरी हो जाती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकी, फिर दरवाजा तेजी से खुला और ड्राइवर गुस्से में चिल्लाने लगा, देखकर नहीं चल सकते हो? अगर कुछ हो जाता तो सब मेरी ही गलती निकालते। मैं पहले तो चुप रहा, लेकिन जब उसने दोबारा बदतमीजी की तो मेरे अंदर का सारा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, गलती तुम्हारी है। तुम्हें नहीं दिखता कि बच्चों का पार्क है और बच्चे सड़क पर है? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो, जैसे कोई रेस जीतनी हो? बहस शुरू हो गई और वो भी बदतमीजी पर उतर आया और कहने लगा, ज्यादा बकवास मत करो वरना अभी सीधा कर दूंगा। मेरी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा, देखो इन हाथों को जिससे मैं हर रोज गोलगप्पे बनाकर लोगों को खवाता हूँ, अगर यह किसी के मुंह पर पड़ जाए तो दिन में तारे नजर आ जाए। मेरे चेहरे पर गरीबी की झुर्रियां जरूर है, लेकिन मेरी आंखों में वह आग थी जो किसी के घमंड के राख कर सकती थी। तुम जैसे मम्मी पापा के लाडले सिर्फ गाड़ियों में बैठकर ऐश करते हो। तुम्हें क्या पता कि जमीन पर कैसी जिंदगी जी जाती है। शायद मेरी आंखों की गहराई देखकर वह लड़का डर गया और पीछे हटने लगा, कहने लगा, अच्छा ठीक है, अपनी बेटी को संभाल कर रखो। पर उसे क्या पता था कि वह मेरी बेटी नहीं थी। लेकिन जब मैंने उस बच्ची को अपनी बाहों में उठाया तो ऐसे लगा जैसे वह मेरी अपनी बेटी हो। हमारे इलाकों में शादियां जल्दी हो जाती है, अगर मेरी शादी हो गई होती तो शायद मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी होती। इस ख्याल ने मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द भर दिया, जैसे दिल की किसी बंद गली में यादों की भीड़ उमड़ आई हो। मैंने उस बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा सड़क पर खेलना ठीक नहीं होता, पार्क के अंदर खेलो, झूले पर जाओ, वहां सुरक्षित जगह है। तुम किसके साथ आई हो? लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही और अचानक मुड़ी और पार्क की ओर भाग गई। मैंने उसे जाते देखा, उसके नन्हे नन्हे कदम हरे घास पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई तितली फूलों के बीच उड़ रही हो। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन पूरी घटना ने मेरे भीतर एक अजीब सी उदासी भर दी थी। मैंने सोचा
यह शहर भी कितना अजीब है, जहाँ बच्चे सड़कों पर खेलते हैं और गाड़ियां इंसानों को रौंदने के लिए तैयार रहती है। मैंने अपने दिल को संभाला और दोबारा अपने काम में लग गया। मैंने ग्राहकों को गोलगप्पे खवाने शुरू कर दिए और अपनी सोचों को रोटी कमाने के संघर्ष में छुपा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी जिंदगी में रुकने का मतलब है हार जाना, और अब मैं हारने नहीं जीतने आया था। फिर एक दिन जैसे मेरी किस्मत ने खुद मेरे सामने एक नया दरवाजा खोल दिया। वही काली गाड़ी, बड़ी गाड़ी, जो रोज मेरे ठेले के सामने आकर रुकती थी और जिसके अंदर झांकने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी, उस दिन बिल्कुल पास आकर रुकी और इस बार शीशा नीचे हुआ। मैंने देखा कि अंदर एक औरत बैठी थी, जो किसी बड़े अफसर की पत्नी या कोई मशहूर सेलिब्रिटी जैसी लग रही थी। उम्र कोई 42 के आसपास ही रही होगी। चेहरे पर गहरा मेकअप था और माथे की हल्की झुर्रियों के बाद भी उसमें एक अलग ही आकर्षक था। उसके काले शीशे के पीछे से मुझे देखा और कहा, 20 गोलगप्पे पैक कर दो और पानी अच्छे से पैक चाहिए। मैंने सिर हिलाया और अपने आप को काम में लग गया। मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं जानता हूँ कि यह वह वही गाड़ी है जो रोज मुझे देखने आती है, और ना ही यह जताया कि मैं किसी उलझन में हूँ। लेकिन अंदर से सोच में जरूर था कि औरत यहाँ क्यों आई है। मैं गोलगप्पे पैक कर रहा था और इधर उधर की बातें करता रहा। तभी उसने अचानक पूछा, पूरे दिन में कितना कमा लेते हो गोलगप्पे बेचकर? मैंने जवाब दिया, कभी 400, कभी 450। महीने में कोई 10-11 हजार हो जाते हैं। उसने हैरानी से पूछा, फिर इतने में गुजारा हो जाता है? मैंने कहा, गुजारा क्या होता है, जितना बचता है गांव बेच देता हूँ या जैसे तैसे काम चल जाता है। फिर उसने पूछा, शादी हुई है? मैंने कहा, नहीं, अभी तक नहीं। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया और साथ ही सामान पैक करने लगा। जब गोलगप्पे थैली में डालकर उसकी ओर बढ़ाए तो उसने पैसे देने के बजाय अपने बैग से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और मेरी तरफ फेंक दी, जो मैंने हैरानी में हवा में ही पकड़ ली। मैं चौंक गया कि 20 गोलगप्पे पैक के बदले कोई इतने रुपए कैसे दे सकता है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने खुद कहा, यह गोलगप्पों के पैसे नहीं है, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो दिन रात पैसों में खेलोगे। बस तुम्हें यह ठेला छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। कोई ऐसे इतनी बड़ी ऑफर क्यों देगा? मैंने पूछा, काम क्या करना होगा? उसने कहा, काम बाद में बताया जाएगा, अभी बस इतना सोच लो, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो या नहीं? ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते, हर किसी के भाग में ऐसे मौके नहीं होते। मैंने एक पल सोचा, फिर उस नोटों की गड्डी की ओर देखा देखा जो मेरे हाथ में थी। इतने नोट तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी नहीं थे। और अगर यह बस एडवांस है तो बाद में क्या होगा? मेरा दिमाग चकरा गया। लेकिन फिर दिल से एक आवाज आई, हर्ष, शायद वह मौका है जिसका मुझे इंतजार था। शायद यही तेरी किस्मत का दरवाजा है, जिसे खोलने के लिए तुझे पुराने रास्ते छोड़ने होंगे। और मैंने हाँ कर दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, गाड़ी में पीछे वाली सीट खाली है। मैं तुम्हें उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने अपने ठेले पर आखिरी नजर डाली और दिल में माँ, पिताजी, बहन, भाइयों को सोचकर ईश्वर का नाम लेकर गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी चली, मैं सपनों में खो गया। सोचता रहा कि शायद अब समय आ गया है जब माँ के चेहरे की झुर्रियां मिट जाएगी, बहनें नए कपड़े पहन सकेगी और भाई स्कूल जाएंगे। तब मुझे कोई नीची नजर से नहीं देखेगा। गाड़ी शहर के एक अच्छे इलाके में एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, गेट पर खड़े नौकर दौड़कर दरवाजा खोलने लगे। मैं जब गाड़ी से उतरा तो हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। वो बंगला किसी सपने जैसा लग रहा था। ऊंची दीवारें, बड़ी खिड़कियां, मार्बल का फर्श और अंदर तक जाता हुआ लंबा गलियारा, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। उस औरत ने मुझसे कहा कि अंदर आ जाओ और मैं उसके साथ चल पड़ा। दिल में एक अनजाना डर भी था, लेकिन उम्मीदों ने उस डर को ढक रखा था। मैं सोच रहा था कि अब जो भी होगा वह पहले जैसा नहीं होगा। शायद मेरी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होने जा रही है। हम लोग अभी बंगले के हॉल में ही खड़े थे कि अचानक एक छोटी बच्ची अंदर से भागती हुई आई।
मैंने सोचा यह औरत उसकी माँ है और बच्ची उसके गले लगेगी, लेकिन वह बच्ची सीधा मेरे पास आकर मेरे पैरों में रुक गई और अचानक मेरे पैरों में लिपट गई, जैसे बरसों बाद किसी अपने से मिली हो। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह वही बच्ची थी जिसे कुछ दिन पहले मैंने सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। उस दिन की सारी घटना मेरे मस्तिष्क में किसी तेज फिल्म की तरह चलने लगी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह बच्ची जोर से मेरे पैरों में लिपटी, बड़े प्यार से कहने लगी, मेरे हीरो पापा आ गए, मेरे हीरो पापा आ गए। मम्मा, यही वह हीरो पापा है जिन्होंने मुझे उस दिन बचाया था। उसके शब्द सुनकर मैं एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि मेरे लिए सब बहुत अजीब था कि वह मुझे पापा कह रही थी, जबकि ना मैं उसका पिता था, ना उस औरत को जानता था, ना ही मुझे याद था कि मैंने कभी उस औरत को देखा हो। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उस बच्ची को खुद से अलग नहीं किया, ना ही उसे यह कहा कि मैं उसका पिता नहीं हूँ। मैंने बस उसका नन्हा हाथ थाम लिया और बड़े प्यार से उसे अंदर ले गया। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, उसकी कलाई पर सफेद पट्टी बंधी थी और उसमें से नए नली गुजर रही थी। मैं बहुत सावधानी से उसका हाथ थामे रहा। वह मुझे ऐसे अंदर ले जा रही थी जैसे बरसों से मेरा ही इंतजार कर रही हो। मैं उसके साथ उस विशाल और शानदार बंगले के अंदर गया, जहां हर चीज किसी महल जैसी लग रही थी। हर तरफ सफाई, चमक दमक और सज धज थी, जैसे हर सपना उस घर में आकर आकार ले चुका हो। वह बच्ची मुझे सोफे में पर ले जाकर बैठाने लगी और खुद भी मेरे पास बैठ गई। वह औरत भी अंदर आई और नौकरानी को आवाज दी कि खाने पीने का इंतजाम करो, और कहा, खाने का समय हो गया है, अब मेहमान के लिए खाना लाओ। मैंने झट से कहा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बस यह समझना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। वह बोली, अब तो तुम्हें यही रहना है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है, और खाना तो खाना ही पड़ेगा। नौकरानी ने जैसे ही टेबल सजाया तो उसमें वह सब कुछ था जो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी देखा था, ना कभी खाया था। तरह तरह के पकवानों की खुशबू से कमरा महक उठा और उस बच्ची के लिए अलग बर्तन भी मेज पर सजाए गए थे। खाने के बाद मेरे लिए चाय भी बनाई गई और वह बच्ची मेरे गोद में सिर रखकर लेट गई, जैसे बरसों से मेरा ही इंतजार कर रही हो, और जैसे उसे विश्वास हो कि अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भीतर से हैरान भी था और परेशान भी, लेकिन जो सुकून उस पल में था वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तभी वह औरत मेरे पास आई और नरमी से बोली, अब मैं तुम्हें असली बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो और मुझे गलत मत समझना, क्योंकि जो कुछ मैं कहने वाली हूँ वो साधारण बात नहीं है। यह ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि शायद मेरी भी। मैं खामोश हो गया और उसके चेहरे की ओर देखने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वह राज खुलने वाला है जो मुझे इस घर तक लेकर आया था, और अब उस कहानी की शुरुआत होने वाली थी, जिसकी शुरुआत एक गोलगप्पे के ठेले से हुई थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की और बताया कि उसका नाम कुंती है। उसके स्वर में एक अजीब सा दुख था, जैसे हर शब्द के साथ कोई गाँव फिर से हरा हो रहा हो। उसने कहा कि उसके पति बहुत अच्छे इंसान थे और अपनी बेटी खुशबू से उन्हें बहुत प्यार था, वही खुशबू जो इस समय मेरी गोद में सिर रखे लेटी थी और मेरे हाथ को थामे हुए थी। कुंती कहने लगी कि बेटियों का सुझाव झुकाव वैसे भी अपने पिता की ओर ज्यादा होता है, और खुशबू तो अपने पिता से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। लेकिन समय ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, और एक दिन अचानक एक दुर्घटना में उसके पति हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। वह बोलते बोलते रुक गई, जैसे अपने आंसुओं को रोक रही हो। फिर उसने कहा कि उस घटना को 1 साल हो चुका है, लेकिन खुशबू आज तक उस सदमे से उबर नहीं सकी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि डॉक्टर ने कह दिया है कि उसके शरीर में खून नहीं बन रहा है। यह कहते हुए वह फिर से चुप हो गई, जैसे उसको खुद को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो। फिर वह कहने लगी कि किसी ने उसे सलाह दी है कि वह दूसरी शादी कर ले, ताकि खुशबू को फिर से एक पिता की छाया मिल सके और वह अपने अकेलेपन से बाहर आ सके। 4 महीने पहले उसके रिश्तेदारों ने एक आदमी का रिश्ता सुझाया,
बात भी हुई, लेकिन कुंती ने महसूस किया कि वह आदमी शुरू से ही खुशबू को नापसंद करता है। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि इस घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। वह हनीमून पर कहाँ कहाँ जाएगा, दुनिया की सैर कैसे करेगा, लेकिन जिस कारण कुंती शादी करना चाहती थी, यानी खुशबू को पिता का सहारा मिल सके, वह बात उस आदमी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बल्कि उसने तो यहाँ तक कह दिया कि बच्ची को कहीं और रखना पड़ेगा, क्योंकि वह उसके सपनों में बाधा बन जाएगी। कुंती ने कहा कि वह अपनी बेटी को किसी की भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती, इसलिए उसने वह रिश्ता ठुकरा दिया। फिर बताया, जब खुशबू अपनी आया आया के साथ पार्क में खेलती थी, तो वह गाड़ी में बैठकर उसे देखा करती थी। उन्हीं दिनों उसने मुझे देखा कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके पास पैसे है या नहीं। मैं उन्हें गोलगप्पे दे दिया करता था। और जिस दिन मैंने खुशबू को बचाया और उस बदतमीज आदमी से उसके लिए भिड़ गया और फिर उसे पार्क के अंदर वापस भेजा, तो उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और फिर खुशबू ने भी उसी दिन से कहना शुरू कर दिया, आप हीरो अंकल हो को मेरा पापा क्यों नहीं बना देती। वह तो बिल्कुल हीरो की तरह है, जिन्होंने मेरी जान बचाई है। वो मुझे बार बार हीरो पापा कहने लगी और कुंती को मजबूर कर दिया कि वह मुझसे आकर बात करे। और आज जब मैं उसकी गाड़ी में बैठा और यहाँ आया, तो उसने सोचा कि अब सारी बात साफ साफ बता दें। उसने कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहती कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन अगर तुम इस घर में आकर खुशबू के अकेलेपन को दूर करके उसके पिता की कमी पूरी कर सको, तो बदले में जो तुम चाहोगे मैं दूंगी। तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। हमारी उम्र में लगभग 13-14 साल का अंतर है, और मैं यह भी जानती हूँ कि सिर्फ अपनी बेटी की जिद के पीछे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन अब मेरी बेटी ने तुम्हें चुन लिया है और वह तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। यह सब सुनकर सबसे पहले मैंने दिल से कहा कि मुझे बहुत दुख है। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। और मैंने अपनी पूरी संवेदना प्रकट की। फिर मैंने कहा, आपकी बेटी सच में बहुत प्यारी है। अगर उसकी जिंदगी खुशी और सेहत का सवाल है, और अगर वह मुझे अपना पिता मान चुकी है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं इस घर में उसके लिए रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक पहाड़ी इलाके का हूँ और मैं ऐसे ही इस घर में बिना किसी रिश्ते के नहीं रह सकता। अगर मुझे यहाँ रहना है, तो आपको मेरी पत्नी बनना होगा और मैं पूरी विधि दोबारा शादी करूंगा। उसके बाद हमारे बीच कोई संबंध रहे या ना रहे, वह अलग बात है, लेकिन रिश्ता केवल नाम का नहीं बल्कि सम्मान का होना चाहिए। यह सुनकर कुंती की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और वह कहने लगी, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। और अगर तुम्हारी यही शर्त है, तो फिर इसी सप्ताह हमारी शादी होगी। और यूं उस शाम एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें मैं ना केवल खुशबू का हीरो पापा बनने जा रहा था, बल्कि एक ऐसी औरत का जीवन साथी भी, जिसे सच्चाई ने फैसला लेने पर मजबूर किया। मैंने कुंती की किसी व्यापारिक मामले में कभी दखल नहीं दिया, ना ही उसकी धन दौलत में रुचि ली और ना ही उसके फैसलों में अपनी राय दी। मैं बस अपने वादे पर कायम रहा। मैंने खुशबू को अपना माना और उसकी हर जरूरत में उसके साथ खड़ा रहा। मैं इस घर में एक ऐसा साया बनकर रहने लगा जो उस बच्ची के सिर पर छत बन जाए। सुबह उठकर मैं उसे तैयार करता, उसके नखरे सहता, और जब वह बीमार होती या डॉक्टर के पास जाना होता, तो मैं ही उसके साथ जाता। डॉक्टर भी अब मुझे उसका पिता कहने लगा था। वो बच्ची मुझसे इतनी घुल मिल गई थी कि अपने स्कूल का काम भी मेरे साथ बैठकर करती थी। एक दिन वह मुझे पार्क में अपने दोस्तों से मिलाने ले गई और बोली, यह देखो, यह मेरे पापा है, मेरे हीरो पापा। उसकी एक सहेली ने मासूमियत से कहा, तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे लगते हैं, सच में हीरो जैसे है। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं सच में उसके लिए हीरो पापा बन गया हूँ, हीरो बन गया हूँ। अब वह बच्ची मेरी दी हुई दवाई बिना मना किए पी लेती है, जो पहले कभी नहीं करती थी। जब खाने का समय होता तो मेरे साथ ही बैठती और
मेरे पास बैठकर खाना खाती। कुंती भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। वह अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो और शायद भगवान ने तुम्हें खुशबू के लिए ही भेजा है। एक दिन मैंने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना है, तो खुशबू ने शोर मचा दिया और बोली, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं कहीं जाएंगे। मैंने उसे कहा, तो चलो तुम्हें भी साथ ले चलते हैं। डॉक्टर ने भी कहा था कि अब वह पहले से ठीक है और यात्रा कर सकती है। हम तीनों ने मिलकर गांव जाने का फैसला किया। जब हम गांव पहुंचे तो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। सबको मेरी हालत पहले से ही कहीं अच्छी लगी। मेरे कपड़े साफ सुथरे थे, चेहरे का सुकून था, जेब में पैसे थे और अंदाज में आत्मविश्वास था। सबने पूछा, यह महिला कौन है? तो मैंने कहा, यह मेरी पत्नी है और यह मेरी बेटी है। मेरी माँ, जो मुझसे हमेशा सवाल किया करती थी, हैरानी से मुझे देखने लगी और बोली, यह सब कैसे हो गया? मैंने कहा, माँ, मैंने तो 6-7 साल पहले ही शादी कर ली थी और यह मेरी ही बेटी है। माँ बहुत खुश हो गई। उन्होंने भी कुंती और खुशबू को गले से लगा लिया। कुंती मुझसे अलग होकर बोली, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, इसलिए ताकि तुम्हारे और मेरे परिवार की इज्जत बनी रहे, क्योंकि गांव के लोग बहुत सवाल करते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे। कुंती ने मेरी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि मेरी समझदारी पर और भी खुश हो गई। अब वह मेरी आदतों को पसंद करने लगी थी। उसे मेरी सादगी, मेरी खामोशी और मेरा खुशबू से प्यार बहुत अच्छा लगने लगा था। और यूं हमारा रिश्ता, जो सिर्फ एक समझौते पर खड़ा था, अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। हम पति पत्नी थे, लेकिन हमारा रिश्ता दो अच्छे दोस्त जैसा था। हम एक दूसरे से हर बात करते, एक दूसरे की हंसी में शामिल होते। फिर एक दिन अचानक वह खामोशी टूट गई और हमने अपनी वैवाहिक जिंदगी का नया आरंभ शुरू कर दिया। आज हम दोनों एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। खुशबू अब ज्यादा मुस्कुराने लगी है। वह बार बार कहती है, मुझे एक छोटा भाई चाहिए, और हम दोनों उस पर शर्मा जाते हैं। लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो वह दिन भी जरूर आएगा। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि अगर खुशबू को एक छोटा भाई मिल जाए तो उसकी बीमारी में और सुधार हो सकता है और शायद वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके शरीर में खून नहीं बनता है। इसलिए हर 2 सप्ताह में उसे कृत्रिम खून चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब उसकी हालत पहले से अच्छी है, वह दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है और अगर भगवान ने चाहा तो वह न केवल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, बल्कि हमारे इस फैसले से उसका बचपन भी लौट आएगा और हमारा घर एक पूर्ण परिवार बन जाएगा। बस यही थी मेरी जिंदगी की कहानी, जिसमें एक सच्ची औरत और एक प्यारी सी बच्ची ने आकर सब कुछ बदल दिया। मेरी जिंदगी, जो सिर्फ कभी एक ठेले तक सीमित थी, जो कभी सड़क किनारे कुछ सिक्कों के इंतजार में गुजरती थी, आज एक संपूर्ण और भरपूर जिंदगी बन चुकी थी है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह दिन बहुत दूर नजर आते हैं, जब मैं बच्चों के पार्क के बाहर गोलगप्पे बेचता था, जब पैसे ना होने के कारण मुझे दान में मिलने वाला खाना खाना पड़ता था और जब मेरे सपने सिर्फ बहन भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लाने तक सीमित थे। लेकिन आज भगवान ने मुझे इतना कुछ दे दिया कि मैं उन सब की जिंदगी में आसानी में से खुशी ला सकूं। मैंने कभी अपने माँ बाप को शहर लाने की जिद नहीं की, क्योंकि वह गांव की मिट्टी में ही घुले मिले रचे बसे हैं। उन्होंने वहां की जिंदगी को अपना लिया है और वही खुशी है। मैंने उनकी मर्जी का सम्मान किया, लेकिन उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बहन भाइयों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, उनकी पढ़ाई और जरूरतों के लिए हर महीने एक बड़ी पूंजी भेजता हूँ। मेरे माँ बाप अब दूसरे के घरों में काम नहीं करते, अब वह सिर्फ आराम करते हैं और मेरे पिता अब गांव में सबकी नजरों में सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि उनका बेटा शहर में ना सिर्फ सफल है, बल्कि एक अच्छे घर का दामाद भी है। कुंती अक्सर कहती है कि तुम कम पैसे गांव भेजते हो, तुम्हें और ज्यादा भेजने चाहिए, ताकि तुम्हें बहन भाइयों को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, जो भी भेजता हूँ वह काफी है। मेरा असली काम यह है कि खुशबू और कुंती को खुश रखूं, क्योंकि यही मेरा असली घर है, यही मेरी असली दुनिया है।
मुझे खुशी इस बात में मिलती है कि मेरी बेटी मुझे हीरो पापा कहकर पुकारती है और मेरी पत्नी मेरी बातों पर मुस्कुराती है। जब मैं रात को घर आता हूँ तो छोटी सी खुशबू दौड़कर मेरे गले लगती है और मेरी सारी दिन भर की थकान एक पल में उतर जाती है। मैं और कुंती अक्सर रात को बैठकर चाय पीते हैं और पुराने दिनों को याद करके हैरान होते हैं कि कैसे एक संयोग के ने हमारी जिंदगी बदल दी। कुंती कहती है वह दिन मेरे लिए एक चमत्कार था जब मैंने तुम्हें पार्क में अकेले लड़ते हुए देखा था और मैं भी यही मानता हूँ कि वह दिन मेरे भाग्य को बदलने वाला दिन था, क्योंकि अगर उस दिन मैंने गोलगप्पे का ठेला ना लगाया होता, अगर मैं खुशबू को बचाने ना गया होता, अगर मैंने कुंती की आंखों में अपने लिए सम्मान ना देखा होता, तो शायद मैं आज भी उसी सड़क के किनारे अपनी किस्मत को कोस रहा होता। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास एक परिवार है, एक छत है, एक इज्जत है, एक पत्नी है जो ना केवल सुंदर है बल्कि वफादार भी है। एक बेटी है जो मुझे अपना हीरो मानती है, एक माँ है जो अब प्रार्थनाओं में मेरे लिए सुख मांगती है, एक पिता है जो मेरी सफलता पर गर्व करता है, भाई बहन है जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं और सबसे बढ़कर एक परमात्मा है जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बना सकूं और इस समाज में सिर उठाकर जी सकूं। प्रेम, सम्मान, शांति और खुशी, यही तो सब कुछ चाहिए होता है। अब मैं एक बेटे का पिता बन गया हूँ और खुशबू का एक छोटा भाई भी आ चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।